फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, अपन रीट मेंस 2022 की तैयारी कर रहे थे। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए वीडियो उपयोगी है। अपन जीके के अंदर सामाजिक अध्ययन टॉपिक जो है उसको ले रखा था मित्रों। सामाजिक अध्ययन के 4 अपने टॉपिक कर लिए थे एनसीईआरटी बुक से। आज हमारा 5वां टॉपिक है भारत प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव एवं वन्य जीव संरक्षण। मतलब भारत के अंदर जो प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी है, क्या उनके डेटाज हैं, वन्य जीव क्या है, उनके संरक्षण क्या है, उनके नियम अधिनियम क्या है, ये सारे वीडियोज हैं मित्रों। ये सारा अपने जो रीड के अंदर आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है। अब ये टॉपिक जो मित्रों है वो एनसीईआरटी की क्लास 7th की भूगोल बुक का चैप्टर 6 जो है वो सेम का सेम दिया हुआ है। ठीक है ना। उसके अलावा अपने एनसीईआरटी की 9th की भूगोल की बुक है, उसके अंदर चैप्टर 5 जो है वो भारत की वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण और जीवों से संबंधित है मित्रों। तो इन दोनों बुक्स के अंदर से ही मैं जो है सारे फैक्ट्स डेटा इस वीडियो में लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं मित्रों जो कई बार एग्जाम में आई है और बार बार आएगी। तो आप रीट या उसके अलावा भले किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नोट्स या कोई भी जो सजेशन लेने के लिए मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मित्रों। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये जो है ये अपने 9th बुक का 5वां लेसन है मित्रों, है ना। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य वन्य प्राणी। ठीक है ना। अब सेम उसका नाम नहीं है लेकिन यहीं से वो उठाया हुआ टॉपिक है मित्रों रीड में। तो ये अपने 9th बुक का 5वां लेसन है और ये अपने 6th लेसन है 7th बुक का भारत प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। ठीक है ना। ये अपने 7th बुक का 6th लेसन है। ठीक है ना। तो इन दोनों बुक में से मिला के ये टॉपिक बनाया है रीड के अंदर। तो अपन दोनों के फैक्ट जो हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर मित्रों पढ़ देंगे। कुछ एमसीक्यूज है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ डेटा है, सारे मिक्स में है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता में भारत विश्व में कितने स्थान पर है मित्रों। तो जैव विविधता के अंदर भारत जो है वो विश्व के अंदर, ध्यान रखना, विश्व के अंदर 10वें स्थान पर है। विश्व के अंदर टॉप कितने देश हैं जो कि, या कितने जैव मंडल है ना, कितने देश है। तो विश्व के अंदर टोटल 12 ऐसे देश हैं जो जिनके अंदर जैव विविधता जो है वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है। तो उन 12 देशों के अंदर से भारत 10वें नंबर पर है और भारत इन 12 के अंदर शामिल है मित्रों। और वहीं भारत की कंडीशन केवल एशिया में देखी जाए तो 4थे स्थान पर है जैव विविधता में। विश्व में तो 10वें पर है और जैव एशिया में 4थे स्थान पर है। दोनों फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। 47,000 यहाँ पर वनस्पतियों की प्रजातियां हैं भारत में और 90,000 जो है वो जातियों के जानवर हैं। मतलब जानवरों की टोटल प्रजातियां 90,000 हैं और वनस्पतियों की 47,000 है मित्रों। भारत में कुल 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व के पौधों का 6% है मित्रों। फूलों के पौधे कितने हैं? 15,000 हैं। नेक्स्ट और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अक्षत वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति को ही अक्षत वनस्पति कहते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति क्या है? ऐसी वनस्पति जो कि प्राकृतिक रूप से अपने आप उग गई है और अपने आप प्राकृतिक स्रोतों से जो जल और खाद प्राप्त करके वो वृद्धि करती रहती है, कृत्रिम उसमें कोई भी योगदान नहीं है, वो प्राकृतिक या अक्षत वनस्पति कहलाती है मित्रों। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मरुस्थल की बलुई मृदा और कंटीली झाड़ियों के अंदर। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है वहां शंकुधारी वन पाया जाता है ना। शंकुधारी मतलब सीढ़ियों रूपी जो है वन बने होते हैं पर्वतों में। तो ये शंकुधारी और पर्णपाती वन की परिभाषा मित्रों पूछी जा सकती है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट है, मैंने बुक का सीधा सीधा लिया है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देखना। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। हिमालय की ढलानों तथा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। मतलब 915 मीटर से ऊपर जाते हैं अपने हिमालयी क्षेत्रों में तो वहाँ तापमान चेंजेस हो जाता है और वनस्पतियों के पनपने में भी बहुत सारा उसमें इफेक्ट पड़ता है। और उस उष्ण कटिबंधीय में उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों का परिवर्तित हो जाती है। मतलब वहाँ पर जो है वो अपने जो ये वनस्पतियाँ उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियाँ होती हैं मित्रों, ये उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित हो जाती है मित्रों। ये कुछ डेटा आज अपन देख लेते हैं। क्या है मित्रों? वनस्पति ग्रेड खंड, ठीक है ना,
उष्ण वनस्पति होते हैं, वहाँ का तापमान जो है वो 24 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे में ये वनस्पति पनपती है मित्रों। और उपोष्ण जो है वो 17 डिग्री से 24 डिग्री के बीच तापमान में ऐसी वनस्पति वहाँ है ना, इस तापमान में इस प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होती हैं। 60 डिग्री से 17 डिग्री तक के तापमान के अंदर शीतोष्ण वनस्पति बनती है मित्रों। और 60 डिग्री से कम तापमान के अंदर अल्पाइन वनस्पति पनपती है। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल्पाइन वनस्पति कितने ताप के अंदर होती है, और चारों ऑप्शन दे दिया आपको, 24 डिग्री से अधिक, 17, 24, 7 से 17 और ये 7 से कम। तो आपका राइट आंसर होगा 7 से कम। तो इस प्रकार से इन चार ऑप्शन डाल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप एक बार सारणी को स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2003 में भारत में वनों का क्षेत्रफल कितना था मित्रों? तो 2003 के अंदर भारत के अंदर वनों का क्षेत्रफल 6.8 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो कि कुल क्षेत्रफल का मित्रों 20.55% था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब नेक्स्ट जो है, ये देखो वनों के इतने सारे प्रकार हैं ना। वन कितने प्रकार होते हैं? जैसे कि उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन, या ना इसको वर्षा वन भी बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, ठीक है मित्रों। तो ये वन जो है, ये वनों के कुल प्रकार हैं। अपन इन 500 प्रकार के वनों के बारे में अपन शॉर्टली इस बुक में जो दिया है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या इनको सदाबहार वन भी बोलते हैं मित्रों। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। समझ में आया क्या? असम, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन क्षेत्रों में ये वन पहली बात तो पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ध्यान रखना, सदाबहार वन या वर्षा वनों के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता है मित्रों? 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक। पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मतलब ऐसे वनों के अंदर जो वृक्ष होता है ना, ये 60 मीटर से भी ऊंचे होते हैं मित्रों। अशोक है, सफेदा है, इस प्रकार के जो वृक्ष है ना, ऐसे लंबे लंबे खजूर हैं, वृक्ष बनते हैं वहां पर, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ प्रकार की वनस्पति जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ तथा लताएं उगती हैं। और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं मित्रों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे कौन से वृक्ष वन हैं जो कि साल भर हरे भरे रहते हैं। नीचे दे दिए पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, सदाबहार वर्षा वन, है ना। तो आपको ध्यान रखना, सदाबहार वर्षा वन जो है वो साल भर हरे भरे रहते हैं, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है, इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ है ना वृक्ष हैं जिनका मतलब बिजनेस किया जाता है। कौन कौन से हैं? अबूनस, जिनका साइंस में नाम है एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, ये कुछ वन है। तो आपको पूछा जा सकता है, इस प्रकार के वन के नाम देके पूछा जा सकता है, ये वन किस प्रकार के वन में पाए जाता है ना, और 4 ऑप्शन दे दे। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, सदाबहार वर्षा वनों में ये पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर, है ना, जानवर ध्यान रखना, जानवर भी पूछा जा सकता है, ये जानवर मुख्यतः किन वनों में पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षा वनों के अंदर जानवर कौन कौन से होते हैं मित्रों? हाथी है, बंदर है, लेमूर है और हिरण है। एक सींग वाले गेंडे है। असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में एक सींग वाले गेंडे मिलते हैं मित्रों। इसके अलावा इन क्षेत्रों में कई प्रकार के पक्षी जैसे चमगादड़, रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं मित्रों, ठीक है ना। तो ये कुछ मेन फैक्ट ध्यान रखना। मेन फैक्ट ये 200 मीटर से ज्यादा अपने वर्षा होती है, ठीक है मित्रों। और हाथी, एक सींग वाले गेंडे प्रकार के ये जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मित्रों, है ना। ये वन कैसे होते हैं? ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। पहला पॉइंट यही है कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं मित्रों? तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है मित्रों। देखो, सदाबहार वर्षा वन है जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा में पाए जाते हैं, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, इनके लिए वर्षा की जरूरत मित्रों 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। बात समझ में आई क्या? इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया है मित्रों, ठीक है।
जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। ये वन आगे जाके दो टाइप बन जाते हैं, आर्द्र वन और शुष्क पर्णपाती वन। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिवर्त प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। ये फैक्ट ज्यादा गहराई के ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, आपको थोड़ा सा नॉर्मली इनको देख लेना मित्रों। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये क्वेश्चन यहां से रखना है, आपको ये याद रखना है। सागौन किन वनों की प्रमुख जो है वनस्पति है, तो ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है ना। इनकी सागौन जो है प्रमुख प्रजाति है मित्रों। बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के व्यापारिक महत्व की यहाँ पर प्रजातियां है ना, ये यहाँ इनकी व्यापारिक महत्व की जो है वृक्ष है मित्रों। तो इनको आप एक दो बार पढ़ के लिख ले और याद कर ले। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा वन 70 से लेकर 100 के बीच में होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वन क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं मित्रों। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। नीम वगैरह वो वृक्ष किसमें उगते हैं? ये पर्णपाती वनों के अंदर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंदर, शुष्क पर्णपाती वनों में ये उगते हैं, ठीक है मित्रों। तो इनको आप तभी याद कर पाओगे, तभी इनको कंटिन्यू लिख के इनके टाइप बना के लिखोगे, 2 बार पढ़ोगे तभी याद हो पाएंगे मित्रों, और इसका कोई चारा नहीं है, ठीक है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर, अब उष्ण कटिबंधीय है ना पर्णपाती वनों में जानवर कौन से होते हैं? तो सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी। यहाँ से जानवर ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे मित्रों, क्योंकि जानवर जो हैं वो अपने लगभग कॉमनली होते हैं। नेक्स्ट है मित्रों कंटीले वन तथा झाड़ियां। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है मित्रों, आपको वर्षा के आधार पर इनको कर्म वो याद रखना है। तो 70 से भी कम वर्षा होती है, वहां कंटीली झाड़ियां जो है उगती है मित्रों। जहां प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं, इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, यानी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा इन प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश वगैरह, हरियाणा, यहाँ पाई जाती है मित्रों, ठीक है। और यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन सी मित्रों? पाम है, यूपबेरिया है, नागफनी है, कैक्टस है ना, ये सब है। आपको यही ध्यान रखना है नागफनी किस प्रकार के वन में होती है। पहली बात तो नागफनी का दूसरा नाम है कैक्टस, पहली बात ये ध्यान रखनी। दूसरी बात है नागफनी या कैक्टस किस प्रकार के वनों में होते हैं, तो ध्यान रखना कंटीली झाड़ियों वाले वनों में जहाँ 70 से भी कम वर्षा होती है। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी फालतू बातें याद नहीं रखनी मित्रों। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, सिंह, जंगली गधा वगैरह जो है, ऊंट वगैरह पाए जाते हैं। ज्यादा ध्यान नहीं रखना। एक फैक्ट ध्यान रखना, ऊंट पूछा जा सकता है, ऊंट कहीं और नहीं है। ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखना वो कंटीले वृक्षावन जो है वहां पाए जाते हैं, और ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह इस एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में देखते हैं। कुछ यहां से कोई फैक्ट नहीं आने वाला। अब मैग्रोव वन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैग्रोव वन से कई बार क्वेश्चन आता है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि जिस जगह पे ज्वार भाटा आता है वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है, तो ध्यान रखना मैग्रोव वनस्पति और मैग्रोव वन। ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र के अंदर मित्रों लहरें आती रहती है, तो कई बार कुछ जो है तरंगी लहरें अत्यधिक जो है वो तरंग दैर्ध्य के साथ में आती है, तो वो लहरें जो है समुद्र की तट से कुछ दूरी में जो है आसपास के क्षेत्र में जाके गिरती है, तो वहां पानी गिरने से कुछ वनस्पति उग जाती है, तो उस वनस्पति को मैग्रोव वनस्पति कहते हैं मित्रों। है 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। यह प्रश्न आ सकता है कि ओक तथा चेस्टनट जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं मित्रों, ठीक है। बाकी ये जो कुछ फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मित्रों। यहाँ से चीड़ और देवदार वगैरह ये भी पर्वतीय वनों के जो वृक्ष हैं, ये थोड़ा याद रख लेना। बाकी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आने लायक नहीं है मित्रों, ठीक है।
अब कुछ औषधीय पौधे और क्या है उनके बारे में थोड़े फैक्ट दिए हुए थे इस बुक में, वो अपन पढ़ लेते हैं मित्रों। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेदों में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। कितने मित्रों? 2000। और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते हैं। विश्व संरक्षण संघ, क्या नाम है? विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची रेड डाटा बुक में अंतर्गत 352 पादपों को गणना की है। मतलब रेड डाटा बुक का मतलब है ऐसे जो कि अपने शीर्ण होने वाली कैटेगरी में ऐसे जो है अपने आयुर्वेद के पौधे 352 है मित्रों, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 पादपों में विनष्ट होने का खतरा है। 52 तो एकदम बहुत खतरे की एकदम है ना रेखा पर है, और 49 खत्म होने वाले ही हैं। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप है, फटाफट पढ़ लेते हैं कौन कौन से जो है औषधि पादप है। सबसे पहले सर्पगंधा, ये रक्तचाप के निदान के लिए उपयोग में होता है, ब्लड प्रेशर के लिए। दूसरा है जामुन, ये पके हुए सिरके से बनता है और ये मूत्रवर्धक, वायुश्री वगैरह और डायबिटीज के लिए उपयोगी है। अर्जुन की छाल जो है वो किसके लिए उपयोगी है मित्रों? ये कान के दर्द के लिए, उसके अलावा ये भी बीपी के लिए यूजफुल है। बबूल जो है इसकी आंख में फुंसी वगैरह जो होती है उसके लिए इसका गोंद का प्रयोग होता है मित्रों। नीम की बात करूं तो जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी की बात करूं तो जुकाम और खांसी की दवा में यूज होता है। और कचनार जो है ये फोड़ा, फुंसी, गांठ वगैरह उनके लिए ये चीजें यूज की जाती है। कचनार, गोगल वगैरह ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। ठीक है मित्रों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मित्रों ऊपर के कुछ पॉइंट अपने बहुत स्पीड से पढ़े हैं, इसलिए पढ़े हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा कचरा पढ़ के अपने को वीडियो को लेंथ नहीं करना है। जो जो फैक्ट आने लगते हैं उनको मैंने हाईलाइट करके आपको स्पेशली बता दिया मित्रों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। कच्छ के रण में किस प्रकार के जानवर अधिक पाए जाते हैं मित्रों? ध्यान रखना, अधिक पाए जाते हैं या कच्छ के रण में सबसे इंपॉर्टेंट जो जानवर है वो है गधे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं मित्रों? तो ध्यान रखना, एकमात्र हमारा भारत ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, याक मुख्यतः कहां पाए जाते हैं मित्रों? तो याक मुख्यतः लद्दाख जो है क्षेत्र वहां पाए जाते हैं। और इनका भार ध्यान रखना मित्रों, इनका भार कितना होता है? 1 टन होता है इनका भार। ठीक है, 10 क्विंटल। बारल क्या है? नीली भेड़ को बारल कहते हैं और तिब्बती जंगली गधों को कियांग कहते हैं। ये दोनों फैक्ट भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, घड़ियाल मगरमच्छ की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो कि सिर्फ डैश डैश में पाई जाती है। यानी घड़ियाल जो है मगरमच्छ की प्रजाति है और कहाँ पर पाई जाती है मित्रों? ये घड़ियाल एकमात्र भारत में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसको। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, कितनी पादप प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं? पादपों की कितनी प्रजातियां जो हैं वो नष्ट हो चुकी है मित्रों? ध्यान रखना, 20 प्रजातियां पादपों की नष्ट हो चुकी हैं और 13,000 प्रजातियां जो कि अभी खतरे में। और टोटल पादपों की प्रजातियां कितनी मित्रों? 47,000 ऊपर देखा था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल जीव मंडल निश्चय कितने हैं? यानी जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो ये भारत में कुल 18 है मित्रों। ठीक है ना, जो कि 10 जो है वो विश्व के आरक्षित क्षेत्रों में शामिल है, 18 में से। नेक्स्ट कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत में कुल मिलाकर 106 राष्ट्रीय उद्यान है और 2 अभी जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, अभी बन सकते हैं, है ना। तो आपके एग्जाम हो तक हो सकता है 108 हो जाए। ठीक है ना, 553 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, 58 बायोस्फीयर रिजर्व है, 88 संरक्षण रिजर्व और 127 सामुदायिक रिजर्व हैं। ये फैक्ट एनसीईआरटी में दिए हुए थे मित्रों, लेकिन पुराने फैक्ट थे, मैंने इनको अपडेट करके हाथों हाथ के न्यू लिखे हैं। ठीक है मित्रों, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है मित्रों वो अपने कारबोट नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में उत्तराखंड के देहरादून में बना था। इनके अंदर एक और मित्रों छोटा सा टॉपिक बनता है, भारत के प्रमुख नेशनल पार्क रेट, और उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से एक 5-7 मिनट का छोटा सा वीडियो बना दूंगा, टोटल राष्ट्रीय नेशनल पार्क से रिलेटेड होगा, वो वीडियो जल्दी मैं बना दूंगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? तो जलकुंभी जो है मित्रों उसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी क्या है? जल के अंदर होने वाला एक खरपतवार है जो कि जल को एकदम एक जगह जमा देता है, रोक देता है, आगे बहने नहीं देता है। अब अपन पढ़ लेते हैं कुछ वनों के टाइप। ऊपर तो अपन ने पढ़े थे पर्णपाती, सदाबहार, है ना, मैंग्रोव वन, ऐसे पढ़े थे। अब वृक्षों के वनों के कुछ अलग प्रकार हैं, वो पढ़ते हैं। आरक्षित वन,
जो वन इमारती लकड़ी यानी यूजफुल लकड़ी तथा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित किए गए हैं, जहाँ पशुचारण व खेती नहीं की जा सकती, उनको मित्रों आरक्षित वन कहते हैं। यानी खेती करना, पशुचारण करना या अनावश्यक वहां जाना मना है। अब है संरक्षित वन, वे वन जिनमें पशुचारण या खेती करने की अनुमति तो होती है लेकिन प्रतिबंधों के साथ में, मतलब अनुमति है लेकिन ऐसा नहीं कि अपन वहाँ पर पशु चरा रहे हैं और अपन जो है वहाँ पर जो 1000-2000 जानवर ला के छोड़ रहे हैं और 1-2 दिन में वहाँ सपाट कर देते हैं ना, ऐसा नहीं। वहाँ पर कुछ प्रतिबंध नियमों के साथ में अपन कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन, वे वन जो न तो आरक्षित है और न ही सुरक्षित है, मतलब कुछ उनका कुछ अता पता नहीं, कोई भी वहाँ पर उनका यूज कर सकता है, वो है अवर्गीकृत वन। अब लास्ट में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी चांसेज है। इन कुछ अधिनियम है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये भी एनसीईआरटी की आरबीसी 6 बुक से लिए हुए हैं मित्रों, इंपॉर्टेंट है, कुछ मन से नहीं लिखा हुआ है तो अपन देख लेते हैं। भारतीय वन अधिनियम कब आया था मित्रों? 1927 में आया था भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? देखो मित्रों, सबसे पहले वन बनेगा 1927 में, तभी तो वन्य जीवों का संरक्षण होगा। तो 1927 में क्या बना? वन बना। वन्य जीवों का संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। टाइगर रिजर्व कब आया था मित्रों? 1972 में आया था, 1973 में लागू हुआ। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था? ये 1974 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था मित्रों। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था? ये 1981 में आया था। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। रियो डी जेनेरियो के अंदर पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है इसे थीम रखी गई थी। उसके अलावा ओजोन संरक्षण जो है ये भी जो उसमें प्रोजेक्ट में मेन रखा गया। नेक्स्ट है काजरी, जो है इसमें एक पॉइंट था, काजरी कहाँ पर है, उसकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई? तो काजरी जो है ये शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है, इसका फुल नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, जो कि 1952 में स्थापित है और जोधपुर में स्थापित है मित्रों। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे मित्रों। इसके अलावा अब इन दोनों बुक्स के अंदर पीछे जो अभ्यास प्रश्न है वो भी मैंने लिए है, फटाफट इनको देख लेते हैं मित्रों। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है मित्रों? तो अब ने पीछे देखा था रबड़ किसके अंदर उदाहरण था मित्रों, रबड़ का। तो ध्यान रखना, रबड़ का संबंध जो है वो अपने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाता है? अभी अपने पीछे देखा था सिनकोना के वृक्ष। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे मित्रों। अभी ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा। और पीछे आपने देखा है, यदि आपने ध्यान से वीडियो देखा तो अपने पीछे जो है जो बुक्स के अपन पॉइंट्स लेके आए थे वहां आपने देखा था सिनकोना के वृक्ष। नेक्स्ट है शिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में है? शिमलीपाल राष्ट्रीय अभियान कौन से राज्य में मित्रों? तो ये पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन। भारत के कौन से डी, ठीक है, भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में, सॉरी, तो मित्रों मन्नार की खाड़ी जो नेशनल पार्क है उसको विश्व के अंदर लिया हुआ है। नेक्स्ट संक्षिप्त उत्तर वाले को देख लेते हैं। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? जीव मंडल निश्चय में क्या अभिप्राय है? 2 उदाहरण दीजिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोड़ते हैं इनको, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये मित्रों कुछ मध्य प्रदेश एमपी के कुछ जो है नेशनल पार्क से आप देख सकते हैं, कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय, पेंच, सतपुड़ा, ठीक है ना, और वन विहार और जीवाश्म, ये जो है ये इनको आप देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश के कुछ जो है नेशनल पार्क है। अपन सारे देश के नेशनल पार्क जो है वो एक वीडियो में पढ़ेंगे मित्रों। बाकी इससे संबंधित प्रीवियस पीछे वाले क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा मित्रों? सुंदर वृक्ष पाया जाता है, सुंदर वन वृक्ष जो है ये कहाँ पाया जाता है मित्रों? और राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? और भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इन सारे को प्रश्न अपन पीछे देख चुके हैं, आप यहाँ से प्रश्न कर ले। ठीक है मित्रों, तो आज तक के लिए अपना वीडियो एंड है मित्रों। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट ऐसे वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे चैनल पे। अपन एनसीईआरटी, आरबीएसई और प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर दिल्ली रेट और अन्य जो है राजस्थान की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।